हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट और यूपीआरयू आरवीयूएनएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए इनकम टैक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम 20 इनकम टैक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आप पूछेंगे कि सर के क्या यही क्वेश्चन आएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी पीएसयू एग्जामिनेशंस जहां पर इनकम टैक्स पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। देखिए, पूछा गया है कि सवाल भारत में आयकर अधिनियम के प्रावधान पूरे भारत पर लागू होते हैं और वो कब से प्रभावी हुए हैं। तो देखो, इंडिया में जो एक्ट लगता है उसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, ये होता है बर्थ ऑफ एक्ट। जो ईयर का नाम लगा होता है, मतलब इस साल इसका जन्म हुआ। ठीक है, और इफेक्टिव का मतलब होता है इसने चलना कब से शुरू किया। तो इसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने चलना शुरू किया था 1 अप्रैल 1962 से। तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 1962 एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कानून के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? मतलब जब तक कानून की अथॉरिटी ना हो, जब तक कोई कानून ना बनाया जाए, तब तक टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो कौन सा आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 265, 265 अनुच्छेद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इनकम टैक्स एक्ट 1961, ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड is known as and in which income is taxable is known as। देखो, इनकम टैक्स एक्ट में दो ईयर्स के बारे में बात की गई है। एक होता है सर जी प्रीवियस ईयर, और एक होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर वो होता है जिस पर आप इनकम अर्न करते हैं, कमाते हैं, अर्निंग। जैसे मान लीजिए अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 2021-22। ठीक है, 2021-22 चल रहा है। तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसका असेसमेंट ईयर होगा 2022 2023। ध्यान रखिएगा, मतलब असेसमेंट ईयर, इस इनकम पर टैक्स कब लगेगा? असेसमेंट ईयर पर ये क्या हो जाएगी? इनकम टैक्स्ड हो जाएगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 21-22 है तो असेसमेंट ईयर एक साल आगे का होगा, 22-23 का होगा। तो जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है दैट ईयर इज नोन एज प्रीवियस ईयर, एंड इन विच ईयर द इनकम इज टैक्सेबल दैट विल बी नोन एज असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर गत वर्ष या कर निर्धारण वर्ष। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। When the dash dash is approved by both houses of the parliament and receive the assent of president, it becomes। जब डैश डैश को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की सहमत प्राप्त हो जाती है, तो यह बन जाता है, क्या बन जाता है? देखो, जब कोई भी कानून आता है तो पहले उसको बिल बोलते हैं, ठीक है ना, विधेयक हिंदी में। फिर ये दोनों सदनों में पास हो जाता है, कहां कहां पर? लोकसभा और राज्यसभा। आप जानते होंगे कि लोकसभा को लोअर सेशन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। यहां से पारित होने के बाद जब प्रेसिडेंट साहब अपनी इसको क्या करते हैं? एसेंट दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, साइन कर देते हैं, तो फिर ये क्या बन जाता है? बिल जो है वो परिवर्तित हो जाता है एक्ट के रूप में। ठीक है, तो फाइनेंस पहले क्या होता है? बिल होता है, फिर वो बाद में अप्रूवल मिलने के बाद क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो वित्त विधेयक, वित्त अधिनियम बन जाता है। तो सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, आगे चलते हैं। सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर, सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा, सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है। और ध्यान रखो, सीबीडीटी जो है ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है इनकम टैक्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी।
यानी कि ये उच्चतम प्रशासनिक संस्था है आयकर के लिए, CBDT। ठीक है, CBIC का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी इनकम पर लगाया जाता है, प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है, और जिसका बर्डन आप किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको आपके ऊपर टैक्स लगाया गया है तो जेब भी आपकी कटेगी, दर्द भी आपको सहना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगाया गया, टैक्स आपको पे करना है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, जैसे जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या होता है? इसमें जिस पर टैक्स लगाया गया वो अपना बर्डन दूसरे के ऊपर क्या करता है? उसको शिफ्ट कर देता है। जैसे जीएसटी में आप रेस्टोरेंट पे गए तो रेस्टोरेंट वाले के ऊपर टैक्स लगाया सरकार ने, लेकिन रेस्टोरेंट वाले ने आपसे बिल में चार्ज करके आपसे टैक्स वसूल लिया और सरकार को दे दिया। वो है इनडायरेक्ट टैक्स। जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाए इनडायरेक्ट टैक्स, और जिसका दर्द खुद सहना पड़े वो है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो पूछा गया है कि डैश डैश इन द लिस्ट वन और इन द 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज एंड टैक्सेस अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। देखो, कुल मिला के ये पूछा गया है कि अनुसूची 7 के अनुच्छेद 246 की सूची 1 में कौन से एंट्री नंबर पर ये कहा गया है कि सरकार, पार्लियामेंट यानी संसद जो है वो क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है इनकम पर टैक्स लगाने के लिए अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ध्यान रखना, एग्रीकल्चरल इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कौन से एंट्री नंबर पे कहा गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा एंट्री नंबर 82। ठीक है, 82। अब आपसे मैं पूछूंगा, सवाल ये पूछूंगा कि जीएसटी की कौन सी एंट्री नंबर है? जीएसटी का एंट्री नंबर बताइए। आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी यूपीआरबीयूएनएल में तो जीएसटी नहीं है, लेकिन एनवीएस में जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस बेसिक पूछे जा सकते हैं। तो एंट्री नंबर आपको बताना है जीएसटी की कौन सी। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी इज रिगार्डेड एज डैश डैश अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पर्सन अंडर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मुंबई यूनिवर्सिटी है। देखो, पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। पर्सन मतलब इंडिविजुअल जो नेचुरल पर्सन है, उसके अलावा लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी को माना जाएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, बार काउंसिल हो गया, मतलब कोई यूनिवर्सिटी हो गया। लोकल अथॉरिटी में जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह हो गए, एचयूएफ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ कोर्स, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डैश डैश इज एन एक्सरसाइज विच असेसी लीगली टेक्स एडवांटेजेस ऑफ लूप होल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखो, ये 4 चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग में आपको क्या करना, आप बेनिफिट्स उठाते हैं। बेनिफिट्स किसका? जो गिवन बाय लॉ है। कानून में जो आपको बेनिफिट दिए गए हैं, डिडक्शंस दिए गए हैं, रिबेट्स दी गई हैं, उनका आप फायदा उठाते हैं। ठीक है, और उससे अपना टैक्स की लाइबिलिटी को कम करते हैं। ये कानून चाहता है कि आप ऐसा करें, उसको कहते हैं हम टैक्स प्लानिंग। ठीक है, दूसरा क्या है? टैक्स अवॉइडेंस। यहां पर भी आप बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं? लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। जो कानूनों में कमियां रह गई हैं उनका फायदा उठाते हैं। ये भी लीगल है, इलीगल नहीं है, लेकिन यहां पर आप सरकार की इंटेंशंस को डिफीट कर देते हैं। आप सरकार के जो कमियां हैं कानून में उसका फायदा उठाकर अपना टैक्स की लाइबिलिटी कम करते हैं। ठीक है, टैक्स इवेजन क्या है? ये तो भैया इलीगल है। आप अपनी इनकम को कम दिखाते हैं, अपने खर्चों को बढ़ा करके दिखाते हैं, और आप गैर कानूनी रूप से टैक्स की चोरी करने में लगे हुए हैं। टैक्स इवेजन है। और टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सारे काम टैक्स से जुड़े हुए टाइम पर हो रहे हैं, टाइम पर रिटर्न फाइल हो रहा है, टाइम पर टैक्स का पेमेंट हो रहा है, जिससे आपकी लेट फीस बच रही है, इंटरेस्ट बच रहा है, पेनाल्टी बच रही है। तो ये टैक्स मैनेजमेंट है। तो क्या है सर? यहाँ पर असेसरी लीगली टेक्स एडवांटेज ऑफ लूप होल्स। लूप होल है तो ये क्या बन जाएगा? टैक्स अवॉइडेंस बन जाएगा। ठीक है, अगला फॉर असेसमेंट ईयर 2021 2021 एंड 2022 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ऑफ
dash dash or the amount of salary whichever is lower to provide it to the employees while calculating chargeable अंडर इनकम फ्रॉम हेड ऑफ सैलरीज। देखो इनकम फ्रॉम हेड ऑफ सैलरी में सेक्शन 16 जो है ये डिडक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी में है क्लॉज 1A, ये क्या कहता है कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिल सकता है? 50,000 रुपए का मिल सकता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 50,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 16 क्लॉज 2 आता है, ये कहता है कि आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलेगा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में। मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 5,000। और सेक्शन 16(3) कहता है कि आपको प्रोफेशनल टैक्स अगर आपने पे किया हुआ है तो उसका आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए। डैश डैश इज इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। इलीगल वे है, इलीगल वे तो क्या होगा? इलीगल वे, आप क्या कर रहे हैं? इनकम को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, या फिर अपने खर्चों को बढ़ा करके दिखा रहे हैं ताकि आपका प्रॉफिट कम हो जाए, और प्रॉफिट कम हो जाए तो टैक्स कम लगे। तो इससे क्या होगा? आपकी टोटल इनकम कम होगी, और टैक्स टोटल इनकम पे लगाया जाता है तो वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो? इलीगल वे, इलीगल वे क्या याद आया? टैक्स इवेजन। आप चुट्टे हैं, ठीक है, इसलिए आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे तो जेल भी हो सकती है। अगर ज्यादा अमाउंट का है तो रोटी कपड़ा मकान हवा और लात मुफ्त में भी दिया जा सकता है। अगला सवाल, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट। देखिए दो चीजें हैं, एक है टोटल इनकम। अगर हम बात करें, यहां पर मैं लिखता हूं राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ का तो मतलब समझते होंगे आप, नहीं तो समझाता हूं। टोटल इनकम, ठीक है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब अगर 10 PSU एग्जाम होते हैं तो 8 बार वो सवाल पूछते हैं, पता नहीं उनको क्या मजा आता है। और यहाँ पर टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए एक है सेक्शन 288A और टैक्स के केस में लगता है सेक्शन 288B। टोटल इनकम वाले दोनों के केस में सेम है, दोनों में कहते हैं कि आपको अपनी इनकम नियरेस्ट 10 रुपीज के मल्टीपल में करना है, नियरेस्ट 10 रुपीज के मल्टीपल पे करना है। मतलब मान लीजिए अगर आपकी इनकम आ रही है 5,65,300 सॉरी 687, तो 87 का मतलब नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? तो आपकी इनकम राउंड ऑफ होके हो जाएगी 5,65,690, ठीक है। मतलब अगर आपकी इनकम 5 या 5 रुपए से अधिक है, 5 और मोर, तो आपको अगले मल्टीपल में जाना है, और अगर 5 से कम है तो आपको पिछले मल्टीपल पे जाना है। मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं आपकी इनकम है 6,40,384, तो आप क्या टोटल राउंड ऑफ करेंगे? 6,40,380, ठीक है। इस तरीके से अगर आपकी इनकम है मान लीजिए 6,40,395, तो आप क्या करेंगे? 6,40,400, अगला मल्टीपल पे चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से टैक्स में भी आपको क्या करना है? अगर 5 या 5 से अधिक है तो आपको अगले मल्टीपल में जाना है 10 के, और अगर आपका 5 से कम है तो आपको पिछले मल्टीपल में जाना है। मान लीजिए आपका टैक्स बन रहा है 70,493, तो आप क्या करेंगे? टैक्स कितना राउंड ऑफ करके लिखेंगे? 70,490। अगर आपका टैक्स बन रहा है 65,856, तो आप क्या लिखेंगे? 65,860। इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10 के मल्टीपल में आपको राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10 रुपीज में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, ध्यान रखना धारा 87A, इसमें रिबेट मिलती है। क्या मिलती है? रिबेट मिलती है, ठीक है। अवेलेबल टू द रेसिडेंट इंडिविजुअल इफ टोटल एनुअल इनकम ऑफ द असेसी डज नॉट एक्सीड। देखो रिबेट मिलती है, छूट मिलती है कि मान लीजिए आपका टैक्स बन रहा है, कब मिलेगी? अगर आप रेसिडेंट हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल यानी कि आप भारत के निवासी हैं और इनकम टैक्स के हिसाब से आप रेसिडेंट हैं। दूसरा, आपकी इनकम टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम वो 5 लाख तक है, अप टू 5 लाख, 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको मैक्सिमम रिबेट कितना मिल जाएगा? 12,500 का रिबेट मिल जाएगा। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। धारा 87 ये कहता है कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपको 12,500 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। तो पूछा गया है कि टोटल इनकम किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो टोटल एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अगला, फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसी एट द रेट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर सरचार्ज। पूछा गया है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस रेट से लगाया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा 4% के रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है। ठीक है। अगला, डैश डैश इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। आयकर, देखो हर कानून में एक ऐसी धारा होती है जो उस कानून की हैसियत को बताती है। ठीक है, तो इनकम टैक्स की कौन सा है, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, खासकर रेवेन्यूज एक्ट में जो होते हैं वहां पर बताया जाता है कि ये सेक्शन आपको अधिकार देती है कि जाओ टैक्स लगाओ। तो इनकम टैक्स का सेक्शन 4 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। इसी तरीके से जो इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं, देखो 5 हेड में इनकम आती है कौन कौन सी, इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन से, चौथा कैपिटल गेन, और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यही आता है। सैलरी के सेक्शंस जो हैं वो 15 से 17 तक हैं। हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन है 22 से 27 तक। पीजीबीपी के सेक्शन है 28 से 44 तक। कैपिटल गेन के सेक्शन है 45 से 55 तक, और आईएफओएस के सेक्शन है 55 से 59 तक। ठीक है, और ये जो पहले पहले सेक्शन है ये सभी हेड के चार्जिंग सेक्शन है। मतलब अगर आपसे पूछे कि सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन तो 15, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन 22, पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन 28, कैपिटल गेन का 45, आईएफएस का 56। ठीक है, ऐसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन 4 है और हेड वाले मैंने आपको बता दिए, तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एन इंडिविजुअल कैन अवेल अरियर्स ऑफ सैलरी। मतलब अरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब है मान लो कि पुराने साल की सैलरी आपको इकट्ठा मिल गई तो अचानक से टैक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको रिलीफ दी जाती है। क्या दी जाती है, रिलीफ दी जाती है। और उसकी कैलकुलेशन कौन से सेक्शन के तहत की जाती है, तो उसका सही जवाब होगा 89(1). ठीक है, 87 जो था वो रिबेट देता था। ठीक है, और 89(1) जो है वो आपको रिलीफ दे रहा है, दर्द है मरहम। ठीक, अंडर इनकम टैक्स एक्ट इट इज ऑब्लिगेटरी टू पे एडवांस टैक्स इन एवरी केस वेयर टैक्स पेएबल इज। देखो इनकम टैक्स में नॉर्मल रूल क्या है कि आप प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएंगे और उस पे असेसमेंट ईयर पे टैक्स भरेंगे। लेकिन एडवांस टैक्स का कंसेप्ट लाया गया कि इसमें बात कही गई पे एज यू अर्न, जैसे जैसे कमाते जाओ वैसे वैसे आप टैक्स पे करते जाएं। ठीक है, और ये एडवांस टैक्स किन लोगों पे एप्लीकेबल होता है, जिनका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे अधिक है। जिनको 10,000 या उससे अधिक का टैक्स पे करना है तो उनके केस में एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आती है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, बी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। XYZ commenced business on 31st March 2018। फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ बिजनेस वुड भी, देखो प्रीवियस ईयर जो है वो हमेशा खत्म हो जाएगा 31 मार्च को। ठीक है, तो ये बिजनेस कब शुरू हुआ, 31 मार्च 2018 को। तो इसका प्रीवियस ईयर भी शुरू कब से होगा, उस दिन से जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ है। तो 31 मार्च को शुरू होगा और प्रीवियस ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बिजनेस क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम 31 मार्च एंड एंड ऑन 31 मार्च 2018। अब इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, देखो ये असेसमेंट ईयर इसका क्या होगा, 2018-19। हमेशा ध्यान रखना असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, और असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा। ठीक है, अगर नया बिजनेस है तो प्रीवियस ईयर उस दिन शुरू होगा जिस दिन से वो बिजनेस शुरू हुआ है, लेकिन खत्म हो जाएगा 31 मार्च के दिन। ठीक है, चलो, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर डैश डैश एंड डैश डैश इन नेचर रेस्पेक्टिवली। देखो डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं। 2.5 लाख रुपए तक इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है टैक्स का रेट भी बढ़ता चला जाता है। मतलब अमीरों पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, गरीबों पे नहीं लगाया जाता या कम लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करता। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल बेसिस पर लगाया जाता है। आप कोई भी चीज खरीदेंगे तो अगर उस पर टैक्स लगा है तो वो ये नहीं देखेगा कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस को प्रोग्रेसिव बोला जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स को रेग्रेसिव बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स गरीबों को दर्द नहीं देते, इनडायरेक्ट टैक्स गरीबों को भी दर्द देते हैं। ठीक है, अंडर इनकम हेड ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 15 जो कि सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है, टैक्सेबल ऑन द बेसिस, सैलरी किस बेसिस पर टैक्सेबल होती है,
ड्यू, रेसिप्ट, ड्यू और रेसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, नन ऑफ द अबव। यानी सैलरी ड्यू हो गई, रेसिप्ट या दोनों में जो पहले हो, या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना सैलरी जो है ड्यू और रेसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। मान लो 1 मार्च की सैलरी आपको ऐसे समझो, जनवरी की सैलरी, लिख जाए दिमाग में, अप्रैल चल रहा, ठीक है, मान लो 31 मार्च की सैलरी 31 मार्च को ड्यू हो गई, ठीक है, लेकिन अभी आपको ये रिसीव नहीं हुई है, तो इसकी सैलरी को कब टैक्स कर दिया जाएगा? 31 मार्च पे ही टैक्स कर दिया जाएगा। कुल मिला के बात ये है, जो भी पहले घटना घटित हो जाए। फिर आप बोलेंगे सर बाद में जब सैलरी मिलेगी तब भी टैक्स कर लगाएंगे क्या? नहीं, टैक्स नहीं लगाएंगे, तब एक ही बार टैक्स लगाएंगे ना भाई, 2 बार टैक्स लगाएंगे तो बंदा मर जाएगा। अगला, अंडर सेक्शन 203 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच फॉर्म इज यूज्ड टू इशू सर्टिफिकेट फ्रॉम इनकम चार्ज अंडर द हेड ऑफ सैलरी। देखो एक बात याद रखना, सैलरी मतलब टीडीएस काटा जाता है, टीडीएस काटा जाता है आपकी इनकम पर, ठीक है, जो आपको पेमेंट करता है वो टीडीएस काट के सरकार को जमा कर देता है। तो जैसे सैलरी का पेमेंट हो रहा है तो सैलरी पर टीडीएस काटा जाता है, ठीक है। मान लो आपकी सैलरी 8 लाख रुपए है एग्जाम्पल के तौर पर, और इसमें मान लो 50,000 का टीडीएस काटा गया है। कितना टीडीएस काटा गया? 50,000 का, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा? 7,50,000 मिलेगा। ये आपको मिलेगा। 50,000 सरकार के पास जमा हो जाएंगे, आपके नाम से आपके पैन नंबर को लेकर के आपके पास जमा हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका लेकर के, ठीक है। अब आपका एम्प्लॉयर, आप अपने एम्प्लॉयर से कहेंगे कि हे एम्प्लॉयर, तुमने मेरा 50,000 रुपए काटा हुआ है, तो इसका कोई सबूत तो दो, कल को मैं सरकार को कह सकूं कि देखो सरकार हमारे पास सर्टिफिकेट है कि हमारा टीडीएस कटा है। तो वो कौन से फॉर्म में सर्टिफिकेट देगा, सवाल ये पूछा गया है। तो वो सर्टिफिकेट देगा फॉर्म नंबर 16 में। सैलरी में आता है फॉर्म नंबर 16, अदर देन सैलरी में क्या आता है? अदर देन सैलरी में आता है फॉर्म 16A, ठीक है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अब अगर आप यूपीआरबीयूएनएल या आप प्रिपेयर कर रहे हैं एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट के लिए, तो मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूं। आप कॉमर्स सेक्शन का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, यूपीआरयूवीएनएल और एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट का। फुल नोट्स मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, क्विजेस मिलेंगे आपको, मॉक टेस्ट मिलेंगे, नोट्स प्रिंटेबल होंगे डेफिनेटली, ठीक है। और अगर आप दोनों कंबाइन करना चाहते हैं, आप दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट और यूपीआरयूवीएनएल ऑडिट असिस्टेंट अकाउंटेंट, तो आप यहाँ पर कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं। अब एनवीएस के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज जो कि 40 मार्क्स का आएगा, वहां पर ये कोर्स ले सकते हैं। अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं जरा थोड़ा सा आपको, अगर आप अभी आज और कल तक में परचेस करते हैं, यानी कि आज और कल, हाँ, तो आप एक कोड यूज करिएगा एग्जाम, मतलब सॉरी EXA20 एग्जाम 20। तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा? 20% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप जरूर इनरोल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।